नमस्कार, मैं हूं राजकुमार सोनी और इस वक्त मैं मौजूद हूं जन सरोकार की खबरों से ताल्लुक रखने वाले गांव के लोग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में 7 मई को तीसरे चरण की 7 हाई प्रोफाइल सीटों पर मतदान होगा। जिन सीटों पर मतदान होगा उनमें दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर, कोरबा, सरगुजा, रायगढ़ और जांजगीर चांपा की सीट शामिल है। वैसे तो तीसरे चरण की सीटों पर कुल 168 प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन यहां मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिखाई दे रहा है। जहां तक दुर्ग सीट की बात है तो यहां पर भाजपा की टिकट से पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के जो भतीजे हैं विजय बघेल, वो चुनाव मैदान में हैं। उनका मुकाबला कांग्रेस के राजेंद्र साहू से है। रायपुर की सीट पर 8 बार के विधायक और कद्दावर नेता बृजमोहन अग्रवाल चुनाव समर में हैं, तो उनके सामने कांग्रेस के विकास उपाध्याय हैं, जो एक बार रायपुर पश्चिम की विधानसभा सीट से चुनाव जीत चुके हैं और एक बार पराजित हो चुके हैं। बिलासपुर में कांग्रेस के देवेंद्र यादव और तोखन साहू के बीच कड़ी टक्कर है, तो कोरबा में भारतीय जनता पार्टी की तेज तर्रार नेत्री सरोज पांडे और कांग्रेस की ज्योत्सना महंत आमने सामने हैं। रायगढ़ में कांग्रेस की टिकट पर सारंगढ़ राजघराने की डॉक्टर मेनका सिंह का मुकाबला भाजपा के राधेश्याम राठिया से है। जांजगीर चांपा की सीट पर कमलेश जांगड़े और शिव डहरिया के बीच टक्कर जैसी स्थिति बनी हुई है। आदिवासी सीट सरगुजा में कांग्रेस की शशि सिंह और भाजपा के चिंतामणि महाराज में से जनता किसे पसंद करती है, या 7 मई को ईवीएम में कैद हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में पहले चरण में माओवाद प्रभावित बस्तर में ही मतदान हुआ था, तो दूसरे चरण में राजनांदगांव, कांकेर और महासमुंद में वोटिंग हुई थी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कुल 11 सीट है, तो जाहिर सी बात है कि कुल 11 सांसद ही बन पाएंगे, लेकिन वे सांसद किस दल के होंगे इसका फैसला 4 जून को होगा, जब परिणाम सामने आएगा। वैसे यह कहने में कोई गुरेज नहीं है कि लंबे समय से जो छत्तीसगढ़ है वो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बन चुका है। इसलिए यहाँ के भाजपा नेताओं को ये पूरा भरोसा है कि पूरी 11 की 11 सीटों पर उनका कब्जा होगा। दूसरी ओर कांग्रेस को लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का जो भ्रम है वो टूट जाएगा। जैसा कि चुनावों के दौरान होता है, देश के अन्य हिस्सों की तरह यहाँ भी जबरदस्त चुनावी घमासान देखने को मिला है। कांग्रेस और भाजपा के कई बड़े नेताओं ने रैलियां की हैं, उनकी सभाएं हुई हैं और आरोप प्रत्यारोप के बीच जुबानी जंग चलती रही है। लेकिन छत्तीसगढ़ में एक अच्छी बात यह हुई है कि यहाँ सूरत और इंदौर जैसी घटना नहीं हुई, अर्थात किसी भी प्रत्याशी ने दबाव के तहत अपना नाम वापस नहीं लिया। वैसे यहाँ उम्मीद की जा रही थी कि कोई ना कोई बड़ा नेता खिसक जाएगा, लेकिन सभी मैदान में डटे रहे। दरअसल ये जो आशंका जताई जा रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह यह थी कि यहाँ 2014 के उपचुनाव में एक घटना घटी थी। कांग्रेस ने मंतूराम पवार को टिकट दिया था, लेकिन अचानक मंतूराम पवार ने अपना नाम वापस ले लिया था। तब सूबे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और यह माना गया था कि मंतूराम ने दबाव में ही अपना नाम वापस लिया है। हालांकि मंतूराम पवार का कहना था कि उन्हें पुलिस के एक बड़े अधिकारी ने धमकी दी थी और कहा था कि अगर नाम वापस नहीं लिया तो दुर्घटना हो सकती है, एनकाउंटर भी हो सकता है। खैर, मंतूराम पवार के बाद अभी हाल के दिनों में प्रत्याशियों के द्वारा नाम वापसी की जितनी भी घटनाएं देखने को मिल रही है देश में, तो राजनीति के जानकार कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का मंतूराम पैटर्न ही सब जगह फिट बैठ रहा है। यानी माना जा सकता है कि देश में इधर उधर जहां कहीं भी चुनाव मैदान से हट जाने की घटनाएं देखने को मिल रही है, वह सब मंतूराम पैटर्न पर ही हो रही है। पूरे चुनाव में कहीं लाठी से सिर फोड़ देने वाली बात भी यहाँ हुई है, तो किसी सीट पर भीतरी और बाहरी प्रत्याशी को लेकर विवाद भी देखने को मिला है। इस बीच कांग्रेस की एक राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने यह कहकर पार्टी छोड़ दी है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने
उनके साथ बुरा बर्ताव किया है। जबकि जानकारों का कहना है कि राधिका खेड़ा और सुशील आनंद शुक्ला के बीच केवल वैचारिक तनातनी हुई थी, जिसे राधिका खेड़ा ने घोर अपमान का रूप दे दिया। बहरहाल कांग्रेस प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया है और फिर यह कहा है कि उन्हें राम मंदिर जाने से रोका गया था। उनके इस बयान के बाद सोशल मीडिया में यह भी कहा जाने लगा है कि भाजपा वाले सबको एक जैसी स्क्रिप्ट ही थमा देते हैं। बताना जरूरी है कि इस चुनाव में जितने लोगों ने भी कूदा फांदी की है, सबने लगभग यही कहा है कि हमें राम मंदिर जाने से रोका गया था। जबकि सोशल मीडिया में सैकड़ों ऐसी तस्वीरें तैर रही है जिसमें कांग्रेसी नेता राम मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए दिखाई दे रहे हैं। खैर, धर्म और पूजा या निजी आस्था का मसला है, इस पर ज़्यादा चर्चा ठीक नहीं है। बात तो मुद्दों की होनी चाहिए। तो यह बात बिल्कुल साफ है कि रायपुर की सीट पर चुनाव लड़ रहे बृजमोहन अग्रवाल को छोड़कर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी प्रत्याशी हैं, उन सब ने केवल और केवल मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ा है। भाजपा के किसी भी प्रत्याशी के पास बताने के लिए अपना कुछ भी नहीं था कि उसने क्या किया। पूरे चुनाव में प्रत्याशी केवल यही बताते रहे कि मोदी ने ये किया, मोदी ने वो किया, मोदी ये करेंगे, मोदी आगे चलकर वो करने वाले हैं। अखबारों और चैनल में दिए गए जो विज्ञापन थे, उसमें भी मोदी की बड़ी बड़ी तस्वीरें ही दिखाई देती रही। हालांकि भाजपा के कुछ प्रत्याशी चंद महीने पहले जो विष्णुदेव साय की सरकार बनी थी, उसकी उपलब्धियों का बखान करते हुए भी नजर आए सभाओं में। जबकि दूसरी ओर कांग्रेस के प्रत्याशी मुद्दों पर बात करते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस प्रत्याशियों ने महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के साथ साथ जनता को यह भी समझाने का प्रयास किया कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौट जाती है तो सबसे पहला काम संविधान को बदलने का ही करेगी। आदिवासी क्षेत्रों में आरक्षण खत्म करने वाली बात भी खूब सुनी गई। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को घर घर तक पहुंचाने के लिए खूब मेहनत भी की है, ऐसा दिखाई देता है। छत्तीसगढ़ के हर इलाके में गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए देने वाली महालक्ष्मी गारंटी योजना का असर भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है। बहरहाल 7 मई के चुनाव में छोटे दलों को मिलने वाले वोटों की भी बड़ी भूमिका हो सकती है। छत्तीसगढ़ में कुछ सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भी चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक है वो पिछले कुछ समय से लगातार घटा है। यदि इस चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशियों को कम वोट मिलता है तो ये मान के चलिए कि कुछ सीटों पर इसका फायदा कांग्रेस को मिल सकता है। साहू समाज को भाजपा का परंपरागत वोटर माना जाता है। यदि दुर्ग में कांग्रेस के प्रत्याशी राजेंद्र साहू समाज का साथ ले लेते हैं ठीक ठाक, तो वहां का परिदृश्य भी बदल सकता है। बिलासपुर में साहू वोटरों के साथ साथ यादव समाज के वोटरों की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। कोरबा में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि वहां का वोटर कबीर पंथी ज्योत्सना महंत का साथ देता है या फिर ब्राह्मण समुदाय की सरोज पांडे का। वैसे जो कोरबा का वोटर है वो यहाँ से 2 मर्तबा ब्राह्मण समुदाय के प्रत्याशियों को खारिज कर चुका है। सरगुजा में अगर गौड़ समुदाय के वोटर कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होते हैं तो गौड़ समुदाय की शशि सिंह को लाभ मिल सकता है। अन्यथा दल बदलू के नाम से विख्यात भाजपा के प्रत्याशी चिंतामणि महाराज फायदे में रह सकते हैं। जांजगीर चांपा में 10 लाख से ज़्यादा सतनामी वोटर यह तय करेंगे कि उनका सांसद कौन होगा। तो दोस्तों 7 मई को 7 सीटों के लिए 1,39,00,000 मतदाता ईवीएम में अपना फैसला बंद कर देंगे। पहले और दूसरे चरण में मतदान के कम प्रतिशत को देखते हुए इस बार प्रशासन ने तगड़ी तैयारी की है। खबर है कि सभी जिलों के जो निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने मतदान के प्रतिशत में वृद्धि के लिए कुछ खास उपाय भी किए हैं। गर्मी का मौसम चल रहा है तो स्वयंसेवी संस्थाओं की तरफ से छाछ, पानी, कोल्ड ड्रिंक, जलजीरे और नाश्ते का प्रबंध भी देखने को मिल सकता है। जो ना हो जाए वो कम है, क्योंकि
साहेब है तो सब मुमकिन है।